अपना अधिकांश सामान पैक करके रख लिया है और अब किसी भी क्षण खिसकने की कोशिश में है। सुबह प्रांतीय खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि अब कुछ पाकिस्तानी जासूस राजेश को गोली मार देने का कार्यक्रम बना रहे हैं और इस कार्य के लिए वह शीरी को उपयुक्त समझते हैं। चूंकि शीरी के कमरे में झांकने से स्पष्ट था कि अब वह खिसकने की ताक में है, इसलिए जयंत ने विभाग से 3 मांग की थी। 1. जीप कार, बेतार यंत्र युक्त। 2. राजेश के कार्यक्रम की पूरी जानकारी। 3. बंगाल की सड़कों, देहात की कच्ची सड़कों आदि का प्रमाणिक नक्शा। प्रांतीय खुफिया विभाग ने वादा किया था कि शाम तक ये सभी चीजें जुटा देंगे। कुछ और चीजें खरीदने के लिए वह बाजार आया था। उसने लंदन बंगाल से कहा था कि वह उसे किसी ऐसी दुकान पर ले चले जहां नाटक का सामान मिलता हो। वह दोनों एक दुकान पर पहुंचे। यह एक बंगाली की ही दुकान थी। जयंत ने वहां से विभिन्न प्रकार की दाढ़ी और मूछें खरीदनी चाहिए। दुकानदार ने तनिक विस्मित होकर जयंत और लंदन की ओर देखा। लगता है यात्रा वगैरह का आयोजन करेंगे। वो सब अब इधर आधुनिक मोहल्लों में कहाँ चलता है। हम आधुनिक नाटकों का सामान रखते हैं, मोशाए रबर के बढ़िया मुखौटे, निक्सन, माओ वगैरह के चीनी सैनिकों की वेशभूषा, नकली हथियार वगैरह लीजिएगा। नहीं, जयंत बोला, पुराने नाटकों के लिए क्या सामान नहीं मिल सकेगा? लंदन ने पूछा। बंगाली टोलों में नहीं मिलेगा, मारवाड़ियों में जाकर देखिए। और इस प्रकार सामान जुटाते जुटाते सांझ हो गई। यकायक लंदन घबराया। हम लोग एक गलती कर गए। हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते। अगर हम लोगों के पीछे शीरी ने होटल छोड़ दिया हो तो उस पर नजर रखी जा रही है। अगर उसने होटल छोड़ दिया होगा तो उसका पीछा भी किया जा रहा होगा। बहुत अच्छे, इसका मतलब यह है कि मैं सोता रहा और आपने बहुत कुछ कर डाला सर। बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ। दरअसल औरतों के मामले में ही मैं कुछ घबरा जाता हूँ वना। जानता हूँ सर, जानता हूँ। 2 दिन बीते, 2 रातें बीत गई, तीसरा दिन बीत चुका था। एक पहर रात हो चुकी थी। आज सुबह से ही आकाश मेघाच्छा था। 2 बार बौछारें भी पड़ चुकी थी। हल्की हल्की बूंदें अब भी पड़ रही थी। एकदम चोर की तरह शंकित दृष्टि से बाहर खड़ी शीरी बार बार जयंत के कमरे की ओर देख रही थी और अपना सामान एक ही बार में उसने कई होटल कर्मचारियों को बुलवा कर उठवा दिया था। उसकी जान में जान तभी आई जबकि सारा सामान चला गया। संतोष की सांस लेते हुए वह बढ़ ही रही थी कि यकायक लंदन बंगाल पंख कटे पंछी की भांति बाहर आया, एकदम बदहवास, बुरी तरह घबराया हुआ। मिस शीरी, गजब हो गया। गजब तो हो ही गया था। बेचारी शीरी ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे रंगे हाथों पकड़ी गई हो। क्या हुआ? यह न पूछिए क्या हुआ। आप कहीं जा रही हैं? ना, नहीं तो प्लीज मेरे साथ आइए। लेकिन हाँ चलती हूँ। लेकिन मिस्टर, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? वही तो कहता हूँ। लेकिन कुछ कह तो नहीं रहे हैं आप? प्लीज मिस शीरी, मेरी मदद कीजिए वरना मैं तो तबाह हो गया हूँ। झल्ला उठी शीरी, आखिर कुछ कहिए तो। कैसे कहूँ? ना, मैं नहीं कह सकता। ओह, दरअसल मैं घबरा गया हूँ मिस शीरी। लेकिन क्यों? मेरे हाथों के तोते उड़ गए हैं। अजीब आदमी हैं आप। यहाँ तोते कबूतर कहाँ से आ गए? जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी को? धड़का हुआ था तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया तो फिर क्या परेशानी है? लंदन ने अपना सिर पीट लिया। धड़का हुआ और फिर धुकधुकी बंद हो गई। क्या मेरी किस्मत ही खोटी है मिस शीरी? न इधर न उधर। सेठ जी मुझे बीच मझधार में ले डूबे। कहिए तो अब नौकरी कहाँ पाऊंगा? जैसे कबाब में हड्डी आ घुसे। शीरी कुछ क्षण लंदन की ओर एकटक देखती रही, फिर बोली, अब आइए प्लीज, जरा आइए। मजबूरी थी, कैसे इनकार करती शीरी। बोली, चलिए अंदर कमरे में। आराम कुर्सी पर जयंत आधा ऊपर और आधा नीचे पड़ा था। उसका मुंह कुछ और आंखें पूरी खुली हुई थी। उफ, जरा देखिए तो। ना, शीरी कमरे से बाहर निकल आई, परंतु लंदन ने पीछा नहीं छोड़ा। वह भी उसके पीछे ही आया। मुझे डर लगता है, शीरी बोली। प्लीज मिस शीरी, जब तक आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेगी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन किया भी क्या जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है।
मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मेरी नौकरी कायम रहे। आपकी नौकरी? जी हाँ, और आपकी हैसियत हम दोनों मिलकर यह साबित कर सकते हैं कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। बात की बात है, ये बात की बात है मिस्टर। पहले हमें किसी बढ़िया डॉक्टर को बुलाकर उससे मृत्यु का सर्टिफिकेट लेना होगा, जिससे कोई हम लोगों पर संदेह न करे। मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। न, आप नहीं। ऐसी आंधी पानी में खाली फीस के लालच से डॉक्टर कैसे आ सकेगा? मैं जाती हूँ, जैसे भी होगा डॉक्टर को लाऊंगी। ओह धन्यवाद शीरी जी। लाश को छूना मत, लाश से दूर रहना। मैं अभी आधे घंटे में डॉक्टर को लेकर लौटती हूँ। लंदन ने सुझाव स्वीकार कर लिया। शीरी को मुक्ति मिली और वह चली गई। उसके कुछ देर बाद लंदन भी नीचे चला गया। नीचे बराबर वाली गली पर एक जीप कार खड़ी थी। उसमें एक व्यक्ति बेतार यंत्र का रिसीवर कानों से लगाए बैठा था। लंदन बंगाल थोड़ी देर उसके निकट खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बोला, नंबर 4312 ने पूर्वी उत्तरी सड़क पर नगर सीमा पार कर ली है। ठीक। लंदन दौड़ा हुआ वापस होटल पहुंचा। जयंत इत्मीनान से बैठा सिगरेट पी रहा था। क्या खबर है? वह लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं। तो हम चलें? चलना ही होगा सर, जहां पंछी वहां परदेशी। कलकत्ता महानगर से कुल 40 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में शीरी के साथ वही अधेड़ व्यक्ति था जो उसे पूरी चेन के गिरफ्तार होने की सूचना पहले ही दे गया था। उसका नकली नाम था नवनीत। असली नाम क्या था वही जाने। आसपास शहर या कस्बा नहीं था। वह लोग जहां ठहरे थे वह PWD का इंस्पेक्शन हाउस था। शीरी नहीं जानती थी कि नवनीत ने यहाँ ठहरने की व्यवस्था कैसे की है। जब उनकी कार वहां पहुंची थी तो चौकीदार ने उन्हें ठहरने के लिए एक कमरा दे दिया था। अच्छा खासा कमरा था। उसमें 2 पलंग थे, दोनों के ठहरने का एक ही कमरा। शीरी झुंझलाई थी। पूछा था, जान सकती हूँ कि यहाँ ठहरने का कार्यक्रम किस लिए है? यहाँ से कुल 4 मील दूर पर एक डाक बंगला है, वहाँ राजेश ठहरा हुआ है। आप यहाँ आराम करेगी और मैं वहाँ जाकर यह पता लगाऊंगा कि डाक बंगले में कुल कितने आदमी हैं। आज रात अगर हम काम निपटा सके तो अच्छा रहेगा, सचमुच अच्छा रहेगा। संतोष की सांस लेते हुए शीरी बोली, तुमने राजेश को देखा है? नहीं, मैं दिखाता हूँ। नवनीत ने अपने ब्रीफ केस में से छोटी सी एक एल्बम निकाली। उसमें राजेश के लगभग 15 चित्र थे, विभिन्न मुद्राओं में। शीरी बड़े मनोयोग से उन चित्रों को देखने लगी। अरे! नवनीत ने पीछे से उसे बाहुपाश में भर लिया। यकायक तड़प उठी शीरी। एल्बम उसने पलंग पर फेंकी और उसके बाहुपाश से मुक्त होते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है मिस शीरी, हम दुश्मनों के बीच हैं, हर क्षण हमारे सामने मौत है। तो हम कुछ मिनट की मौज भी तो मना सकते हैं। बेहतर होगा आप अपना काम करें, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे आप समझते हैं। नवनीत की आंखों से जैसे आग बरस रही थी, मानो मौन चुनौती थी कि देख लूंगा। वो झुकी और उसने एल्बम फिर उठाते हुए कहा, जाए, रात बीती जा रही है, काम की ओर ध्यान रखिए। जा रहा हूँ, लेकिन मिस शीरी कहिए, आपने जो कहा है उसका अंजाम बुरा होगा, भुगत लूंगी। नवनीत चला गया। कुछ देर वह एल्बम देखती रही, फिर एल्बम रखकर उसने खिड़की खोली, दरवाजा बंद किया और थोड़ी देर सो लेने के इरादे से लेट गई। जाने कब नींद आ गई और नींद में ही उसे ऐसा लगा जैसे दम घुटा जा रहा हो, जैसे हर ओर धुआं ही धुआं है। वह चौंक कर उठी। आसपास के वातावरण में अजीब सी गंध फैली हुई थी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया। जो देखा उसे देखकर कठोर प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरी हुई खूबसूरत शीरी इतनी जोर से चीखी कि पूरे वातावरण में चीख गूंज गई। उसने देखा सेठ घर छोड़ भाई अर्थात जयंत को, उसी मुद्रा में, मुंह कुछ खुला हुआ, आंखें फटी हुई। उसे पता नहीं लगा कि कब वह बेहोश होकर दरवाजे के निकट ही गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो देखा कि बूढ़ा चौकीदार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रहा था। क्या हुआ मेम साहब, बंगले में कोई आया था? शीरी ने पूछा। ना, आपके साहब अभी कहाँ लौटे हैं? कोई और? जी नहीं, कोई भी नहीं। एक चमगादड़ घुस आया था, उसे भगाने में लगा था कि आपकी चीख सुनी। चमगादड़? जी हाँ। ओह, अपने आप को संभालते हुए शीरी बोली, शायद मैं डर गई थी।
चिंता की बात नहीं है, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। परंतु शेष रात शीरी सो नहीं सकी। सुबह हुई, लेकिन नवनीत अभी तक नहीं लौटा था। शीरी को चिंता हुई, फिर भी उसने स्नान किया, कपड़े नहीं बदल सकी। सारा सामान कार में था और कार ले गया था नवनीत, परंतु उसने घबराहट प्रकट नहीं होने दी। इंस्पेक्शन हाउस के चौकीदार से चाय बनवाकर पी। अच्छी बात यही थी कि उसका मनी बैग उसके साथ था। बंगले से निकलते समय वो उस एल्बम को भी साथ लेकर निकली। कुछ दूर चलकर उसने एल्बम को एक तालाब में फेंक दिया। फिर आगे जाती हुई कार से लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मिल गई। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।